मिस्टर शैलेश नियोगी, जो जाने माने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट हैं। मीडिया के क्षेत्र में इन्होंने नाम कमाया और आज लोकमान्य हॉस्पिटल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर हैं। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे साथ हमारी ऑडियंस जुड़ी हुई है फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट से, और ये सारी ऑडियंस है जर्नलिज्म कोर्स की। आपका भी स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने बात करी मेडिकल टूरिज्म पे, क्या फ़ायदे हैं इसके, किस तरह से हमारा देश रियली तरक्की कर रहा है और नए शिखर छूने की कोशिश कर रहा है इस एरिया में। हमारी पब्लिसिटी जो होती है कुछ आइटम्स की, जैसे NDM वायरस आया है, न्यू दिल्ली मिटेलो बीटा लैक्टमेस वायरस। इस वायरस के बारे में बड़ी सारे विश्व में पब्लिसिटी हुई है और एडवर्स पब्लिसिटी है। इसके बारे में आपको क्या कहना है और कैसे हम ऐसे खतरों को या ऐसी पब्लिसिटी को संभाल सकते हैं? देखो, इसके दो पहलू हैं। सबसे पहला पहलू ये है कि ये NDM जो बैक्टीरिया है, ये इसके कई वर्जन्स जो हैं दुनिया में पहले भी पाए गए हैं और ये कई सालों से पाए गए हैं। तो हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि अगर जो ये बैक्टीरिया किसी तरह इंडिया से लिंक किया गया है, और लिंक कैसे किया गया, इनडायरेक्टली, कि कोई यहाँ से पेशेंट गया था स्वीडन, उसको कुछ इन्फेक्शन हुआ तो मस्ट भी दिल्ली से आया हुआ ये कोई तरीका है? तो हमने ये बोला कि देखो, और उसको लांसेट में पब्लिश किया गया और उसके लास्ट पैराग्राफ में लिखा गया कि हाँ, हिंदुस्तान जाने वाले पेशेंट्स को बड़ी चेतावनी देनी चाहिए हमें। क्यों भाई? अगर जो आप, ये कोई मेडिकल साइंस की बात है कि आप ट्रैवल एडवाइजरी कर रहे हैं, करेक्ट, तो इसीलिए उसके ऊपर काफ़ी सस्पिशन हुआ कि इसका मोटिवेशन क्या था। और मैंने आपको बोला है कि ये दुनिया में ज़रूर ये थोड़ा सा डर सा है या एप्रीहेंशन है कि ये हिंदुस्तान में जो सर्विसेज ऑफर हो रही हैं इतनी हाई क्वालिटी की एट फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, तो मे बी आने वाले सालों में चैलेंज बनेगा उनके लिए। तो उस नज़रिया से देख के हमने उसका अपोजिशन किया कि ये ठीक बात नहीं है कि आप एक बैक्टीरिया मिला है आपको जो पहले भी दुनिया में कई जगह मिल चुका है और उसका नाम आप न्यू दिल्ली रख दो। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था भाई बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बोला। HIV जो है एड्स वायरस जो मिला था अमेरिका में, उसका नाम हमने न्यूयॉर्क 1 तो नहीं लिखा। करेक्ट, ठीक है ना? आपके यहाँ कहीं मिले, हम बोलते हैं ये लंदन 2 या लिवरपूल 3, इसलिए हमें ऑब्जेक्शन था। पर इसका मतलब मैं दूसरा पहलू बताऊं कि ये चेतावनी है सबको, दुनिया में सबको, और हमें भी है कि आज के दिन में कई बैक्टीरिया ऐसे पैदा हो गए हैं जो किसी भी एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो सकते, या एक दो बची हैं जिनसे हो भी सकते हैं। तो हम बड़े डेंजर पॉइंट पे पहुंच गए। NDM वायरस ट्रीट हो सकता है? हाँ, वो कोलेस्ट्रेन से हो सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने ये आया कि देखो, इसको ये हम हर वक्त कहते हैं कि आवाज़ को हर वक्त सुनना चाहिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, आवाज़ तो सुनो, नहीं सुनोगे तो बेवकूफ़ हो जाओगे। मतलब हर हॉस्पिटल को ये चेतावनी है कि ये जो लर्किंग डेंजर है ये सबके लिए है, हमारे लिए नहीं, एक के लिए नहीं, दूसरे के लिए नहीं। तो हमें इसका ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि ये अगर जो आ भी गया और उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, तो एटलीस्ट हमें ये चेतावनी मिली कि हमें ये सोचना है कि कैसे इसको कंट्रोल में लाया जाए जो चीज़ कंट्रोल से बाहर हो गई है। एक तो जो सबसे बड़ी प्रिवेंटिव चीज़ है जो हम कर सकते हैं वो है हैंड वॉशिंग, जिसको कहते हैं कि हर पेशेंट के पास जाने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइज करना है। और दूसरा सर्वेलेंस है कि आप, एक कमांडो टीम है हमारी जो घूमती रहेगी हॉस्पिटल में। आप चल रहे हैं, आपको बोले हाथ दिखाओ, आपके स्वाब ले लेंगे कि आपने हाथ ठीक धोए कि नहीं धोए। और ये अपनी पॉलिसी है हॉस्पिटल की कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इन्फेक्शन कंट्रोल। ये हमारी पॉलिसी है कि अगर जो, क्योंकि एक पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो उसमें लाखों रुपए लग जाते हैं, और सारी प्रिवेंशन करोगे हॉस्पिटल की तो उसमें लाखों रुपए खर्च होंगे। तो एक पेशेंट की लाइफ अगर जो आपने बचा ली तो पूरा जस्टिफाई हो जाएगा। तो ये फॉल्स इकोनॉमी है कि जी खर्चा बढ़ा है, हर बार आप अल्कोहल लगाओगे तो उसके 24 पैसे लग जाते हैं। ये कोई हिसाब लगाने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक पेशेंट की इन्फेक्शन होगी तो उसको 1.5-2-3 लाख की तो एंटीबायोटिक लग जाएगी। अगर NDM 1 के बारे में ऐसी इस तरह की पब्लिसिटी आती है और पूरे विश्व में फैलती है ये, तो इससे क्या हमारी मेडिकल टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनकी तादाद में कमी आ सकती है? हाँ ज़रूर, अगर जो वो बिलीव करें तो ज़रूर आ सकती है। इसलिए हमने उसको अपोज किया था। उस डॉक्टर के साथ मैंने डिबेट भी करी BBC के ऊपर। एक्रेडिटेशंस के बारे में क्या कहना है शैलेश जी आपको? मेरा मानना है जैसे JCI है या अनेक UK की एक्रेडिटेशन है या US की एक्रेडिटेशन है, इंडिया की जैसे NABH है,
NABH should be like you govern stock market by SEBI. You govern IRDA governs Insurance Regulatory Development Authority governs insurance related matters. Yeah. Likewise, it is important that you govern these policy matters which are going to be एक पोषक होंगे अपने मेडिकल टूरिज्म के लिए और अपने पूरी फ्रैटर्निटी के लिए। इंटरनेशनल जो एक्रेडिशंस हैं उनके साथ तालमेल बना के रखा है 100% की नहीं? तालमेल भी अच्छा है, पर ये चीज उन तक कम्युनिकेट होना, उन कंट्रीज तक उन लोगों को पता होना कि NABH क्या है और NABH के क्या मायने हैं सही मायने में, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें हम अभी तक सशक्त रूप से पेश नहीं आ पाए हैं। मतलब हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि NABH has to be implemented in all the hospitals which are looking forward for medical tourism as an important Point business. number one. You need to perform PR, public relations also is important. Yeah. That each country, there are so many countries wherein this information should be communicated what NABH as a brand. Correct. Like you know JCI, आपको JCI कैसे मालूम है? क्योंकि उन्होंने अपने बारे में बताया आप अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ये स्टैंडर्ड्स हैं और आपकी कंट्री को ये मालूम है JCI, तो उनकी कंट्रीज को भी ये NABH मालूम हो। ये हमारा और हमारे देशवासियों का कर्तव्य बनता है, हमारी गवर्नमेंट का, हमारे जो कार्य कर रहे हैं लोग, जो हमारी टीम है जिसमें गवर्नमेंट मशीनरी हो, जिसमें हमारे जैसे लोग हों जो इस पूरे देश को, पूरे संसार को बताएं कि NABH क्या चीज है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ NABH का तालमेल बनाना जरूरी है। वो है ही और जब तक हम कार्य नहीं करेंगे इस दिशा में, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस। क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा भी पाया गया है कि हम अपना स्टैंडर्ड ले आए, एक बेटर स्टैंडर्ड ले आया इसका, जिसको हमने बोला बेटर। फॉर एग्जांपल मेडिकल डिवाइसेस के एरिया में हमने विश्व के स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए, हम एक और स्टैंडर्ड ले आए। अब हमारे स्टैंडर्ड में और विश्व के स्टैंडर्ड में आ गया डिसोनेंस। Yes. तो जो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए उसमें बाधा बनने लगा हमारा स्टैंडर्ड। तो कहीं NABH में ऐसा कुछ ना हो जो अंतर्राष्ट्रीय जो ताल है उससे काफी भिन्न हो जाए, तो जिसके कारण प्रॉब्लम हो। डॉक्टर साहब, ये बात तो आपने सही कही है, पर ये हमने जो, क्योंकि मैं इन्वॉल्व था इसको क्रिएट करने में NABH को, तो हमने ये सारा स्टैंडर्ड स्टडी किया है और ऑलरेडी हमारी कम्युनिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन एजेंसीज जो हैं उनके साथ तो काफ़ी तालमेल चल रहा है अभी। ओके। जैसा इन्होंने कहा उसको पब्लिक तक पहुंचाना है, गवर्नमेंट्स तक पहुंचाना है, तो वो रिकग्निशन के जो NABH के स्टैंडर्ड्स हैं उसकी रिकग्निशन तो है। अब देखना ये है कि जिन हॉस्पिटल्स को हमने एक्रेडिट किया है वो एक्रेडिटेशन को कैसे आगे चलाते हैं। सरप्राइज विजिट, फॉलो अप विजिट होगी जिससे पता लगे, फिर उसकी असेसमेंट होगी, सो दैट वी कैन पुट देम ऑन अलर्ट कि जी जो अपने फॉलो ठीक नहीं कर रहे या उनकी इतने से ज़्यादा नॉन कन्फॉर्मिटीज़ हैं उनको हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये वार्निंग्स भी दे रहे हैं हम। और हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया कि जो हॉस्पिटल्स अपना स्टैंडर्ड अच्छा रखना चाहते हैं और इंटरनेशनली भी नोन होना चाहते हैं, वो वॉलंटियर करें कि आप, और उनको पैसे थोड़े देने पड़ेंगे कि आप एक की जगह 2 या 3 इंस्पेक्शंस करो हमारे सिस्टम में, सो दैट हमारे लोगों को चेतावनी रहे। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ टूटता है, प्रॉब्लम बॉटम पे टूटता है। मेडिकल टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, आपने बताया नर्सेज की ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं है, क्या हमारे टोटल नंबर्स लाइन में है? हमारी आज के दिन में कोई 5 लाख डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स ही नहीं जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, वो BMS वगैरह भी हो सकते हैं, और कोई 8 लाख नर्सेज हैं रजिस्टर्ड। आज ही के दिन में हमें डबल चाहिए दोनों के, इतनी कमी है हमारे पास। अब ये रियलाइजेशन से कि जब 2001-2002 में हमने मैकेंजी स्टडी कराई थी, उससे ये अवेयरनेस तो आ गई कि एक्यूट शॉर्टेज है, तो काफ़ी सारे बने हैं, पर उसके साथ प्रॉब्लम भी ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ऑफ नर्सिंग एजुकेशन अभी भी इतनी अच्छी नहीं हुई है। तो हम क्या करते हैं, अब उन नर्सेज को लेके पहले ट्रेनिंग कोर्स में डालते हैं, वो पूरा ट्रेनिंग करके उनको लाते हैं इस लेवल पे कि वो सेफ बन जाए, फिर उसके बाद उनकी ग्रेजुअली स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है हिंदुस्तान में। पर आप जो कहते हैं ना हर चीज़ को मेडिकल टूरिज्म से लिंक करने की, ये हमारी अपनी ज़रूरत है। जब हम अपनी ज़रूरत पूरी होगी तो मेडिकल टूरिज्म की वैसे हो जाएगी। मेडिकल टूरिज्म के हिसाब से जैसे त्रियान साहब ने बताया कि हमारे यहीं पर मैन पावर बहुत कम है और ट्रेन मैन पावर कम है। मेरा नजरिया एक और है कि इंडिया के पास इतना टैलेंट है, इंडिया के डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं,
तो उन्हें फेलोशिप प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग कंट्रीज से, जैसे इराक से काफ़ी लोग इंडिया में आते हैं या अलग अलग कंट्रीज से सीखने के लिए आते हैं कि भारत में किस तरह का काम हो रहा है और किस तरह के डॉक्टर्स अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, और वो अपना ट्रेनिंग लेके अपने अपने देशों में जाते हैं। और जब भी वो ट्रेनिंग लेके जाते हैं अपने साथ फिर पेशेंट्स भी लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें भी सीखना रहता है। तो इस दिशा में कुछ कदम होना जरूरी है। इस दिशा में देयर आर सर्टेन इंटरमीडिएटरीज हु आर फंक्शनिंग, तो इसमें गवर्नमेंट ने ध्यान देना जरूरी है। और देयर हैज टू बी अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रीज, एम्बेसीज एंड ऑल दीज फ्रैटर्निटीज। माल प्रैक्टिस रेमेडीज, वैसी रेमेडीज क्या इंडिया में भी उपलब्ध है? जैसे हमारे यहाँ जो मेडिकल नेग्लिजेंस जिसको कहते हैं हम, कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स जो हैं उसके अंदर जो भी किसी को ये लगे कि मेरी जो कोई गलती हुई है या मेरी ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुई या नेग्लिजेंस हुआ है, तो वो वहाँ पे जाके रिलीफ मांगते हैं। वही फैसिलिटी जो फॉरेनर आएगा, क्योंकि वो इंडियन रेट्स देगा, तो वही फैसिलिटी उसको भी उपलब्ध है। और हमारे जो कोर्ट्स हैं काफ़ी एफिशिएंट है। ये हमारी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है इस बात पे, क्योंकि ये एक ऑब्स्टिकल रह गया है हमारे सामने कि आप अपनी कंट्री के इंश्योरेंस को ध्यान दिया जाए। जैसे अमेरिका का एग्जांपल ले लेते हैं हम, आज के दिन $10,000 लगते हैं एक फैमिली 4 जनों की, 2 बच्चे 2 अडल्ट्स की, उनकी इंश्योरेंस कराना फॉर हेल्थ केयर पर ईयर। वो अगर जो अफोर्डेबल नहीं है कई लोगों के लिए या स्ट्रेच करके लिए करना पड़ता है, तो उन 10,000 में उनको सारी ट्रीटमेंट अमेरिका में मिलती है। अगर जो हम Tier 2 पॉलिसी बनाएं जिसमें उनको ये विश्वास दिया जाए कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट होगी वो अमेरिका में होगी, बट अगर जो उनकी इलेक्टिव सर्जरी की नीड है, जैसे आई सर्जरी है या नी सर्जरी है या हार्ट सर्जरी है, गॉल ब्लैडर है, जो ये कॉमन चीज़ें हैं, उसकी ट्रीटमेंट के लिए उनको ये हॉस्पिटल्स हैं अराउंड द वर्ल्ड जिनको हमने एक्रेडिट किया है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और अब आपकी जो प्रीमियम है वो 5,000 हो गई है। तो ये सिस्टमेटाइज करने से बहुत फ़ायदा होगा। ये तो क्या कि वो इंश्योरेंस कंपनी आके इंडिया में देख लेगी फैसिलिटीज़, आर दे एट पार, आर दे एक्रेडिटेड, और फिर रेकमेंड करेगी अपने क्लाइंट्स को कि भाई ये अवेलेबल है आपको और यह करना पड़ेगा आपको। इससे जो है दोनों कंट्रीज को फायदा होगा। एक देखेंगे क्लिप और फिर वापस चर्चा जारी है। जी। جيت للهند كنت أعاني من آلام من ظهري، فأكو أحد من الأصدقاء يعني عندنا بالعراق. She was have spine problem in Iraq, so she is coming here to treatment and to do the surgery, and she's coming here and she do surgery and finish everything and she will fly to go to Iraq. هواية من جماعتي أنا جوي للهند وتحسنوا، وبابا كانت عنده ورمة سرطانية يعني متقدمة المرحلة الثالثة، فالحمد لله اجى هنا وتشافى، لذلك أنا اجيت. इन्होंने बताया कि ये हिंदुस्तान को इस वजह से प्रेफर कर रहे हैं कि इन्होंने हिंदुस्तान की बहुत ही शोहरत वहाँ सुनी है और यहाँ के डॉक्टर्स से, और यहाँ पे सस्ता इलाज हो जाता है, डॉक्टर मिल जाते हैं जो बाहर से पढ़ के आते हैं और सस्ता इलाज हो जाता है और फैसिलिटी भी बहुत ही अच्छी है। और चूँकि इन्होंने मतलब इनके फैमिली में से एक सर्जरी करा के इराक जा चुके हैं, उनकी सर्जरी सक्सेस हुई और इन्होंने आकर के यहाँ सर्जरी कराई और इनकी सर्जरी भी सक्सेस हुई। जो हॉस्पिटल्स मेडिकल टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं उनके बारे में एक एलिगेशन आता है कि जो टैरिफ चार्ज करते हैं वो मेडिकल टूरिस्ट से, वो इकोनॉमी रूम का होगा लेट से 1,000 रुपये, तो डीलक्स रूम का होगा 4,000 रुपये, मतलब ओवर चार्जिंग द मेडिकल टूरिस्ट। इसके बारे में क्या कहना है आपका? कि जितने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उन्हें एक टोटल पैकेज दिया जाता है। वो पैकेज में वो एयरपोर्ट या तो बम्बई एयरपोर्ट पे आए या दिल्ली एयरपोर्ट पे आए, सो फ्रॉम एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट सर्विस दी जाती है। और इसके दरमियान ट्रांसलेटर है, इसके दरमियान अगर उसे कुछ हो जाता है उसकी रहने की व्यवस्था, उसके साथ में जो व्यक्ति आता है केयर टेकर उसकी भी व्यवस्था, उसके बाद जब वो हॉस्पिटल आता है तो उसे भी ऑपरेशन के पहले उसकी जो हालत है, उसकी क्या परिस्थिति है, उसके बारे में भी कई टेस्ट करना पड़ते हैं। तो उसमें अलग अलग तरह के खर्चे भी होते हैं। इसके अलावा ये भी है कि तुम्हारे हॉस्पिटल की जो यंत्रणा है, एक स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है इस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर, इस पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग स्पेशलाइज्ड होते हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज भी एक बैरियर होता है, कल्चर भी एक अलग होता है, इनका खान पान भी एक अलग होता है।
तो इन सारी चीजों का अगर ध्यान रखने के लिए, अगर इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ स्पेशलाइज्ड स्पेशल सर्विस एंड फॉर विच इफ यू आर चार्जिंग एन एक्स्ट्रा बक, that is justified. I mean, it's going on well. ओके, प्रश्नों की बारी। सर, जो नॉर्मल पीपल होते हैं मिडिल क्लास फैमिली के और रिच पीपल होते हैं, उनमें कई बार देखा जाता है कि सर रिच पीपल तो जल्दी से प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं पे भी उनको मिल जाते हैं सर सर्विस, पर सर जो पुअर पीपल होता है वो सर पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के धक्के खाता है, लाइन में लगता है, फिर धीरे धीरे उसका नंबर आता है, फिर जब जाके उसे सर उसको पूरी वो मिल जाती है। सर इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दो बातें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, दूसरी हमारी हाइजीनिक कंडीशंस बेसिक इतनी बुरी हैं कि हमारा डिजीज़ बर्डन है वो दुनिया से डबल है, मतलब जो वेस्टर्न कंट्री से डबल है। और हम चाहते हैं कि एक डेवलप्ड नेशन बने, कि हम अपने लोगों का ध्यान रख सकें, हमारी जो ये सारी सर्विसेज हैं वो अच्छी तरीके, आधुनिक तरीके की हों। तो ये चैलेंज दो तरीके का है। एक तो कॉस्ट का है कि हम जितनी भी कम, जैसे आज ये हम शुरू से ये गर्व से बोल रहे हैं कि जो बाईपास वहाँ $40,000 में होता है, मतलब 20 लाख में होता है, वो हम 2 लाख से कम में कर लेते हैं यहाँ। वो उससे अच्छे रिजल्ट्स, वही इक्विपमेंट, वही सब कुछ एनवायरनमेंट, बट वो सस्ता कर दिया हमने इसलिए कि हमारी अभी भी कुछ ह्यूमन कैपिटल कॉस्ट कम है वहाँ। अच्छा, जैसे एक हार्ट सर्जन अमेरिका में, एवरेज हार्ट सर्जन साल के 100-125 ऑपरेशन करता है। यहाँ वायबल होने के लिए एक हार्ट सर्जन को कम से कम 500-600 ऑपरेशन करने पड़ते हैं। समझ रहे हो आप? तो ये हमारा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमने ये कॉस्ट कम तो कर ली, पर हिंदुस्तानियों के लिए वो फिर भी ज़्यादा है। 90% हिंदुस्तानी के पास 2 लाख रुपया थोड़ी ना है। नहीं है सर वही। सो जो हम चर्चा कर रहे थे इंश्योरेंस की, इसका सोल्यूशन निकलता है इंश्योरेंस से, कि हमें तो अपना प्रयास करते ही रहना कि कितनी कॉस्ट कम हो जाए। तो इसके 3 मैं आपको जल्दी से बता दूं। एक तो ये है कि हमें अपना डिजीज बर्डन कम करना है, इसका मतलब अवेयरनेस लानी है। एक तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तो दें लोगों को, सैनिटेशन तो दें, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ कंट्री। फिर उनको एजुकेट करें कि कैसे अपने आप को हेल्थी रखना है, तो इससे होपफुली डिजीज बर्डन घटेगा। अगर जो डिजीज आ गई तो उसका कॉस्ट जितनी हम कम कर सकते हैं, पर उसको उपलब्ध करने के लिए ये जो कॉस्ट है उसको सारी पॉपुलेशन में स्प्रेड करना पड़ता है। अब जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है उनको CGHS की है, जो आर्मी में है उनको ECHS की है, जो रेलवे वालों को रेलवे इंश्योरेंस है, बट जो प्राइवेट सिटीजन है उसमें से सिर्फ 5% को इंश्योरेंस है। तो हमें ये एक तो इंश्योरेंस का कवर बढ़ाना है सबके लिए। ये आप लोगों के अंदर ये डालना है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसकी बहुत ज़रूरत है। ये रीजनेबल प्राइस में अगर जो हम इंश्योरेंस आपको दे सकते हैं, तो अगर जो 1%, 2%, 3% आपकी इनकम का आपकी सेफ्टी के लिए लग जाए तो यू विल बी हैप्पी। बट वो प्रोडक्ट्स अभी है नहीं इस मार्केट में, वो हमें क्रिएट करने हैं। सो ये अब हो रहा है, ये इस पे काफ़ी चर्चा हुई है, अब प्रोडक्ट्स आने लगे हैं। तो आप लोग अपने लिए भी देखें, जैसे ही आप जॉब मार्केट, और एज ए स्टूडेंट तो स्टूडेंट इंश्योरेंस जो है वो तो यूनिवर्सिटी को करनी चाहिए, होगी भी शायद, तो वो तो अच्छी बात है। नहीं है तो आप लोगों को डिमांड नहीं, वो बहुत कम कॉस्ट की मिलती है, वो सारी यूनिवर्सिटी ही, क्योंकि आपके 5,000 छात्र हैं, 5,000 छात्र को 10-20 रुपए महीने पे भी इंश्योरेंस मिल जाएगी। सो ये हमारा ये अवेयरनेस लानी है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। मेडिकल टूरिज्म में साइंस ऐड है, लेकिन क्या श्री रविशंकर का जो आर्ट ऑफ लिविंग है और पतंजलि योग पीठ में जो योगा है, क्या ये भी एक तरीके से मेडिकल टूरिज्म में ऐड होता है या नहीं? मेडिकल टूरिज्म का मायना यही है कि वेलनेस इंडस्ट्री भी जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ जो स्पा है या वेलनेस है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेडिकल टूरिज्म। आई मीन इट इज गॉट अ बैंडविड्थ ऑफ ऑल द फैसेट्स विच इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू mentally, physically, and which is going to rejuvenate you and give you strength for life, और हमें वापस रिज्यूनेट करके वापस इस दुनिया में वापस लॉन्च करें। इसी के लिए जो भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं इंडिया में, वो सारी मेडिकल ट्रीटमेंट में आती है। आपने भी कहा था कि जो भी बाहर के जो कंट्रीज़ हैं, तो उनके जो डॉक्टर्स वगैरह, तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं। तो क्या हमारी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं हो सकता, कंट्री में ऐसा नहीं हो सकता कि जो डॉक्टर हैं वो रूरल एरियाज़ में जाएँ और उनको प्रोवाइड करें जो भी है? जब भी कोई डॉक्टर
किसी देश से आता है, फॉर एग्जांपल इराक से आता है या अमेरिका से आता है या यूके से आता है, वो जब इस कंट्री में आके कुछ काम करता है तो वो भी तो 4 चीजें सीखता है, और सीखने के बाद एज एन एम्बेसडर ही गोज बैक टू हिज कंट्री एंड ब्रिंग्स मोर पेशेंट्स। हमारी कंट्री के जो लोग हैं, जो हमारी कंट्री के जो पेशेंट्स हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, तो उनको क्या फ़ायदा होता है? उनको तो फ़ायदा तब भी होगा ना जब हमारी कंट्री के खुद के जो डॉक्टर्स हैं वो अपने रूरल एरियाज़ में जाएं और उनको प्रोवाइड करें। हम शुरू से ये कहते आए हैं, जिसको मैं अब यूटोपियन कहता हूँ, कि हर विलेज में एक डॉक्टर होगा। तो पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जो इतने साल पढ़ लिख के बैठा है, वो जाके ऐसी जगह जाके नहीं रह सकता जहाँ पे ना सैनिटेशन है, ना पानी है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है बच्चों के लिए। तो ये हमारी तरफ से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी। होना तो चाहिए। हमने खुद अपने मेडिकल स्कूल से 1 साल निकाला है रूरल हेल्थ के लिए, बट मतलब परमानेंट सोल्यूशन नहीं है वो। तो हमने ये बोला था, देखो कि जब तक ऐसा नहीं होता, इसको क्लस्टरिंग कहते हैं, कि क्लस्टर बनाया जाए। आशा इज अ न्यू स्कीम कि हर विलेज में एक एक्रेडिटेड हेल्थ वर्कर है, और उसके ऊपर अगर जो मोबाइल सिस्टम बनाए तो जहाँ पे 100 डॉक्टर की ज़रूरत हो 100 विलेजेस में, आप 6 डॉक्टर से सारी विलेजेस को कवर कर सकते हो। काफ़ी ऐसे एनजीओज हैं जहाँ से डॉक्टर्स अपने देश में आते हैं और रूरल क्षेत्र में ऑन देयर ओन लाइकिंग वो अपनी सेवा प्रदान करते हैं, और ये एक बहुत अच्छा कदम है। और इसीलिए मेरा जो मुद्दा है कि जो बायलैटरल टाई अप है, जो बायलैटरल कम्युनिकेशन होना चाहिए राष्ट्रों के बीच में और हमारे लोगों के बीच में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो आयुर्वेदिक जो चिकित्सा है, जो आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है, तो वो भी उनको प्रोवाइड होगी, जिससे कि उनको ज़्यादा मतलब जल्दी अच्छा से ट्रीटमेंट मिल जाए। हमने अभी अपनी रिसर्च से आयुर्वेदा और पार्किंसंस में कंबाइंड ट्रीटमेंट शुरू करी है, मॉडर्न मेडिसिन की और ये पंचकर्मा की। तो फॉरेनर्स बहुत सारे आ रहे हैं सुन के, क्योंकि जर्मनी में इसका एक हमारा जर्मन डॉक्टर ने जर्मनी में ये रिसर्च शुरू करी है और हमने यहाँ शुरू करी है। तो जर्मनी से कई लोग आते हैं जिनको ये अवेयरनेस है कि इसकी कंबाइंड ट्रीटमेंट्स चल रही हैं। जैसे आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके अंदर सिर्फ आयुर्वेदा करा जा रहा था, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें मेडिकल ही किया जा रहा था। पर ये मैदानता का एक स्टेटेड पर्पस है हमारा कि दोनों को एकदम मिलाना है और इसकी कंबाइंड पावर को डिस्कवर करना है। हमने केयरलेसनेस जो डॉक्टर्स शो कर रहे हैं उसकी वजह से कॉमन पीपल का ट्रस्ट उठ रहा है डॉक्टर्स पे। कुछ ऐसे डॉक्टर ज़रूर हैं जिन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया गया है कि अननेसेसरी प्रोसीजर जो करे जा रहे हैं, ये जस्टिफाई करने के लिए कि बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट खरीदिए, किसी तरह उसकी कॉस्ट पूरी करनी, ये अब्यूज़ चल रहा है। बट ये जो अब्यूज़ है ये 10% में होगा, 90% डॉक्टर अभी भी बहुत इंटैक्ट है। ये टाइम है हमारा कि मेडिकल प्रोफेशन को भी अपने आप को दलदल से बचाना है और ऊपर आके वो रोल प्ले करना है जो हमारा रोल लोगों को समझ आता था कि डॉक्टर बिल्कुल अबव बोर्ड है, वो सोसाइटी का लीडर है। और ये अभी भी लोग ऐसे मानते हैं डॉक्टरों को, पर ये ज़रूर है कि कहीं विश्वास उठ रहा है और इसको अभी हम जितना जल्दी उसको हम रिवर्स करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मेडिसिन जो है वो मामला ही ट्रस्ट का है। ऐसा तो नहीं है कि भारत जैसे देश में कोई भी एक एलिमेंट अगर हो, कोई भी बीमारी हो, उसके लिए केवल एक ही डॉक्टर उपलब्ध है। इवन पेशेंट्स की एक जवाबदारी है, सारा दारोमदार उन पर भी है कि हम किस डॉक्टर पर जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, इसकी सारी जानकारी उन्होंने लेना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स ऐसे हो सकते हैं, ज़्यादातर डॉक्टर्स ठीक ही रास्ते पे चल रहे हैं। जो डॉक्टर्स ऐसे हैं उनको हमें पिन पॉइंट करना चाहिए एज पेशेंट्स ऑल्सो, और उनका बहिष्कार करना चाहिए हमें। सर, मेडिकल टूरिज्म से आप अपने डॉक्टर्स को कैसे तैयार करते हो? देखो, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जैसे एक डॉक्टर अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करता है तो उसको ये अपना एक स्टेट करना पड़ता है कि मैं किस स्पेशलिटी में जाना चाहता हूँ, क्योंकि कोई ऐसा एक तो फैमिली प्रैक्टिशनर तो है ही है, बट वो फैमिली प्रैक्टिशनर स्पेशलाइज्ड जॉब नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें अपनी स्ट्रीम ढूंढनी है। उनसे पूछते हैं कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, फिर उनके लिए ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं कार्डियक सर्जरी का आपको बताता हूँ कि MCH के बाद मैं स्टूडेंट लेता हूँ डॉक्टर्स जिनकी 3 साल की फेलोशिप है, जिसमें मैं उनको स्टेप बाय स्टेप सर्जिकल स्किल्स सिखाता हूँ कि वो उनको थियोरेटिकल नॉलेज तो हो गया पर पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हुआ अपने MCH में। तो इसीलिए इनको ऐसे 3 साल के अंदर हम तैयारी करते हैं कि वो आहिस्ते आहिस्ते अपनी स्किल्स को डेवलप करके इंडिपेंडेंटली काम कर सके।
फिर वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, फिर भी सुपरविजन के अंडर करते हैं 2-3 साल, क्योंकि हार्ट सर्जरी बहुत फाइन काम है। तो इसीलिए ये हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, ये हम डॉक्टर जो सीनियर हैं, हमें अपनी तरफ से यंग डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देनी है, बिना इस हेजिटेशन से कि वो हमारा कंपटीशन बन सकते हैं। तो इसीलिए एक स्टेज आती है डॉक्टर की, जैसे अब जिसमें मैं ये कहता हूँ कि वो दे आर रेडी फॉर द वर्ल्ड। पहले तो यही सोचता है कि मुझे कमाना है, मुझे कमाना है, मुझे कमाना है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। फिर वो एक कंफर्ट लेवल जिसमें आ जाता है अपना, वही असली टीचर बन सकता है। आप एक ध्यान रखें कि मेडिकल टूरिज्म जो 4 से 5% का है, तो इसका मतलब यह है कि 100 पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आते हैं तो उसमें से 5 पेशेंट मेडिकल टूरिज्म के होंगे। तो सिर्फ मेडिकल टूरिज्म के लिए किसी को ट्रेनिंग करना ये कोई बात नहीं है। बात यह है कि ये सारे के सारे जो 100 पेशेंट्स हैं, इनके लिए पूरी टीम तैयार करना है और एक मजबूत टीम तैयार करना है। फिर पेशेंट इज अ पेशेंट वेदर ही इज कमिंग फ्रॉम एनी कंट्री। देयर आर नो कास्ट, देयर इज नो क्रीड, देयर इज नो कलर एंड देयर आर नो बाउंड्रीज। मेडिकल टूरिज्म जो आज एक तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है, ये देश के लिए एक आभूषण बन जाएगा और मिलजुल के हम इस वतन को ऐसा सजाएंगे, गैरत से मुंह ताकेगा सारा जहां हमारा। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद। आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही बड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है, हम में से क्यों है। आज खड़ा ये सवाल है, ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है, हम में से क्यों है। आज खड़ा ये सवाल है।